हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। मैंने सोयल साइंस का सिलेबस देखा था और क्लासेस देखा तो पता लगा कि आपको मैंने 3 टॉपिक नहीं करा रखे हैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे। एक तो है आपका बायो फर्टिलाइज़र, टिलेज और रिमोट सेंसिंग। ये तीनों टॉपिक अपने अगले 3 दिनों के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, आज अपने बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक बायो फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। कल जो है अपने या टिलेज कर लेंगे या रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मतलब अगले 3 दिनों के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे डिटेल इनकी तीनों टॉपिक की, ताकि फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपको सोयल साइंस का सारा सिलेबस करवा दिया जाएगा मेरी तरफ से। आप यदि AFO के अंदर सेलेक्ट हो चुके हो प्री एग्जाम के अंदर, तो मेंस के अंदर सोयल साइंस के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो 5 से 6 क्वेश्चन कवर जो होंगे इसी पे होंगे। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आपने NSC का एग्ज़ाम दिया है तो मैंने जैसे कि NSC की कट ऑफ वाली वीडियो के अंदर बताया था कि यदि आप लोगों ने मेरी क्लासेज लगाई हुई थी तो जो 5 से 6 क्वेश्चन आए थे सोयल साइंस से, वो आप सभी के सही होने चाहिए थे। ठीक है ना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आए थे और एक एक क्वेश्चन मैंने आपको इस ब्लैक बोर्ड पर कराया हुआ था। ठीक है, अब अपने बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके भी लगभग 2 क्वेश्चन आए थे NSC के अंदर भी बायो फर्टिलाइज़र से, और आते भी हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, AFO एस्पिरेंट्स के लिए भी एक सरप्राइज़ है, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक वीडियो वायरल कर दी है मेरी, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर लगभग 2500 व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, और 200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उस खुशी के अंदर जो AFO एस्पिरेंट्स हैं उनको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, जो इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपने बायो फर्टिलाइज़र चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र, अब देखिए बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल जो क्या करते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम और जो अदर न्यूट्रिएंट हैं उनको क्या करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म या अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है उसका क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, बायो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और living cell which make soluble and soluble or available form of phosphorus, potassium and other nutrient, fixation of nitrogen from atmosphere, यहाँ पे गलत लिख दिया है, फ्रॉम आएगा, ये नहीं चाहिए, अवेलेबल फॉर्म ही होगी वो। ठीक है, नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल विच मेक soluble over available form of phosphorus, potassium and other nutrient, fixation of nitrogen from atmosphere through plant in soil। डेफिनेशन को भी अच्छे तरीके से अपने समझेंगे कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल जो क्या करते हैं, सोल्यूबल और अवेलेबल फॉर्म करते हैं किसकी, फास्फोरस, पोटेशियम जो और इसके अलावा जो अदर न्यूट्रिएंट हैं उनकी क्या करते हैं, अवेलेबल फॉर्म को प्रोवाइड कराते हैं या उनको क्या करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर लाते हैं। और क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं किसका, नाइट्रोजन का। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। किसके अंदर, सोइल के अंदर। समझ आ गया होगा आई होप कि आपको डेफिनेशन। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल जो क्या करते हैं, फास्फोरस, पोटेशियम, अदर न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, सोल्यूबल और अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं, और नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, सोइल के अंदर। किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। ठीक है, ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में।
सॉरी बायो फर्टिलाइजर के बारे में। अब देखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बाकी इसका अभी मैं एक चार्ट बनवाऊंगा, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉरी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो गया जो किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब तू मेरे को दे मैं तेरे को दूंगा, ठीक है। तो जो ये सिस्टम होता है तेरे मेरे वाला, तो वो क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। एक होता है नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है ना। इसके अंदर अपन लिखा है ना फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक के अंदर हो गया कि तू मुझे दे मैं तेरे को देता हूँ। नॉन सिम्बायोटिक में क्या होएगा, तू तेरा कमा के खा मैं मेरा कमा के खाता हूँ, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, सिम्बायोटिक में तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन रहेगा और नॉन सिम्बायोटिक में उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होएगा, तो वो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि अपने जो रूट नोड्यूल्स होती है, ठीक है ना, उसके अंदर कैसे पता करें कि जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर है। क्योंकि जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो क्रॉप्स होती है उनके अंदर अपने देखते हैं कि नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अपने को कैसे पता लगेगा कि उनकी जो रूट है वो एक्टिव है, ठीक है। तो याद रख लेना, यदि उनका कलर रेड कलर से पिंक कलर है, ठीक है, पिंक कलर है, तो मतलब उनके अंदर बैक्टीरिया की एक्टिविटी क्या है, गुड है, बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो उसके अंदर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो अच्छी चल रही है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा कर रहे हैं, यदि उनकी रूट नोड्यूल जो है वो पिंक कलर की अपने को दिखाई दे रही है। हालांकि आगे मैं आपको रूट नोड्यूल्स भी दिखाने वाला हूँ कैसी होती है, एजोला वगैरह सभी के बारे में विद डायग्राम अपने बात करने जा रहे हैं, ठीक है। पिक्चर्स उनकी दिखाऊंगा आपको इसी ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यदि उनकी पिंक रूट्स दिखाई दे रही है तो मतलब उनकी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। इसके बाद में एक आता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सोइल के अंदर लाना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। एक होता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया का नाइट्रेट के अंदर बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो क्या होती है, एक रिडक्शन प्रोसेस होती है, रिडक्शन प्रोसेस होती है। और जबकि नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, ए बी दोनों, या आपके नन ऑफ दीज। तो आपको किस पे टिक करना होता है, रिडक्शन प्रोसेस पे करना होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है और नाइट्रिफिकेशन जो है वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीजन की ऐड हो रहा है, तभी इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था वो क्या था, एक रिडक्शन प्रोसेस थी, ठीक है ना। इस टाइप से इसको याद रख सकते हो कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो वर्क है वो किसके अंदर करता है, एनारोबिक कंडीशन के अंदर करता है, एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होएगी, वहीं पर नाइट्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, मतलब वो क्या होगी, एक रिडक्शन प्रोसेस होगी। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो नाइट्रोजनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। वो वर्क किस में करता है, तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर वर्क करता है। इसका कंपोनेंट कौन सा होता है, तो मोलिब्डेनम होता है। हालांकि
ये चीज़ मैंने आपको न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर के अंदर करा दी थी, मोलिब्डेनम। और ये मोलिब्डेनम असलियत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके AFO के NSC एग्जाम के अंदर भी आया था मोलिब्डेनम से क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसका कंपोनेंट कौन सा होता है, तो मोलिब्डेनम होता है। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी। अब अपने जो है बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी है, नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है, नाइट्रोजन एंजाइम के लिए कौन सी कंडीशन के अंदर होता है और कौन सा इसका कंपोनेंट है। अब अपने देखिए बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इस बायो फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन को अच्छे से दिमाग में बिठाते जाना साथ साथ में। अब देखिए एक तो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी अपनों ने बात की थी। एक होते हैं फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। पहले इसी का ही करा देता हूं मैं, ठीक है, फिर बाद में इसको रफ कर देंगे, उधर वाला रखेंगे। तो आप जब आप कॉपी के अंदर बना रहे हो इस टेबल को, तो आप इसे सामने से ना करके इसको टेढ़ा करके बनाए, जैसे यहाँ पे पड़ी होगी, इसमें से देखा, मतलब इस प्रकार से आप इंडेक्स ना बनाए, आप इसको ऐसा करके फिर यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर रखें, ताकि आपके ये जो इंडेक्स है, पूरा चार्ट है, वो एक पेज पे कवर हो जाए, ठीक है। तो फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं फास्फोरस मोबिलाइजिंग, एक होते हैं फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग, ठीक है। फास्फोरस मोबिलाइजिंग और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग, ठीक है। मोबाइल का मतलब क्या हो गया, अपनों ने न्यूट्रिएंट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था, मोबाइल का मतलब हो गया उनको क्या कर रहे हैं, एक्टिव फॉर्म के अंदर लेके आ रहे हैं। सोल्यूबलाइजिंग का मतलब हो गया उसको घोल के रूप में जो है प्लांट को अवेलेबल कराएंगे। तो एक होते हैं फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग और एक होते हैं फास्फोरस मोबिलाइजिंग। फास्फोरस मोबिलाइजिंग में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा वेम, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा आ जाएगा इसका फर्स्ट जो है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में आप इसके अंदर ग्लूम याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो, ग्लूम, ठीक है। तो फास्फोरस मोबिलाइजिंग के अंदर वेम आता है, ग्लूम आता है, और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग के अंदर बैक्टीरिया जो आता है वो कौन सा होता है, तो एक तो होता है बेसिलस, एक होते हैं स्यूडोमोनास, ठीक है। बेसिलस और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होते हैं वो फास्फोरस को सोल्यूबलाइजिंग फॉर्म में लाते हैं। और यदि वहीं पे फंगस की बात करूं, कौन कौन सी फंगस यूज की जाती है, तो एक तो होती है पेनिसिलियम, और एक होती है, आप पेनिसिलियम याद रखो, हाँ, ठीक है। तो ये आपका फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन है। दो प्रकार के होते हैं, फास्फोरस मोबिलाइजिंग और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग। फास्फोरस मोबिलाइजिंग में आपका एग्जांपल आ जाएगा वेम, ग्लूम, और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग में बैक्टीरिया कौन से होते हैं, बेसिलस और स्यूडोमोनास, और यदि फंगस की बात करूं तो पेनिसिलियम फंगस जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले। इसको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। अब जो है इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, अब जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले को लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से चार्ट बना लेना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी मैंने आपको बताया था दो टाइप से होता है। एक तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो ये चार्ट बनने जा रहा है इसको दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लेना, यहाँ से एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इस क्लासिफिकेशन को ही अच्छे तरीके से रट लेना। अब देखिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक में क्या होएगा, नेगेटिव रिलेशन होएगा, उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है। तो इसके अंदर आपको 5 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो एजोटोबैक्टर हो जाएगा आपका,
ठीक है, एक एजोस्पाइरिलम हो जाएगा, एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम, और एक इसके अंदर आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, कैसी होती है दिखने के अंदर वो सभी अपने आगे बात करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, एक इसमें आ जाएगा बिंजेरिकिया, और एक इसमें आ जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए। तो ये आपके होते हैं नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, तो कौन से होते हैं, एजोटोबैक्टर होता है, या एजोस्पाइरिलम होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, बिंजेरिकिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है नॉन सिम्बायोटिक के हिसाब से। तो आपको इनमें से देखना है कि ये पांचों में से कोई नाम आ रहा है तो वो क्या होता है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोफर्टिलाइजर होता है। ये 5 हैं बायोफर्टिलाइजर जो क्या करते हैं, कोई रिलेशन नहीं रखते किसी के साथ, ये खुद ही जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहते हैं। तो नॉन सिम्बायोटिक के अंदर इतना ही था। अब सिम्बायोटिक जो है इसके अंदर फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो होते हैं आपके नोडुल फॉर्मेशन वाले, और एक होते हैं विदाउट नोडुल। ठीक है, मतलब एक के अंदर तो नोडुल की फॉर्मेशन हुई, मतलब जो गांठें होती है जड़ों के अंदर आप देखते हो वो बनेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो है गांठें नहीं बनी होगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो एजोला। ठीक है, एजोला के अंदर देखते हैं कि एक फरनी होती है, उसके अंदर किसी टाइप की कोई नोडुल वगैरह की फॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि आगे डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो विदाउट नोडुल फॉर्मेशन के अंदर क्या आएगी, एजोला आ जाएगा। अब जो नोडुल वाले हैं इसके अंदर भी 2 टाइप से हो जाता है। एक तो होता है रूट वाला, एक हो जाता है रूट एंड स्टेम। मतलब एक तो क्या करता है, रूट के साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, और एक ऐसे होते हैं जो रूट और स्टेम दोनों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। रूट वाले के अंदर आपका आ जाएगा राइजोबियम, और राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका फ्रैंकिया। वहीं पे रूट एंड स्टेम वाले के अंदर आपका एक ही एग्जांपल है सस्पेनिया। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन था। इसको आप एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले को। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन किस टाइप से आता है एग्जाम के अंदर। इतनी देर मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही चल रही है क्या, क्वालिटी ओके आ रही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको एक बार अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपने एक एक बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 टाइप के होते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक के अंदर 2 आते हैं, नोडुल वाले और विदाउट नोडुल। मतलब जिनके अंदर नोडुल बनेगी उनको फिर आगे 2 टाइप में बांटा जाता है कि एक तो जो है रूट के द्वारा ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, और एक होते हैं जो रूट और स्टेम दोनों के द्वारा कर सकते हैं। तो रूट एंड स्टेम वाले के अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा सस्पेनिया, रूट वाले के अंदर राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम और फ्रैंकिया। ये जो दो होते हैं राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम, ये होते हैं लेग्यूम वाले। ठीक है, मतलब लेग्यूम के अंदर दिखेंगे, और फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूम होता है। ठीक है, तो राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम लेग्यूम क्रॉप के अंदर दिखाई देंगे, और फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूम क्रॉप के अंदर दिखाई देगा। और विदाउट नोडुल फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है आपका एजोला। और नॉन सिम्बायोटिक के अंदर ये 5 नाम आपको याद रखने, एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम बीजीए फ्रैंकिया और क्लोस्ट्रीडियम। अब अपने एक एक बैक्टीरिया की बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी अपना बायोफर्टिलाइजर है, ठीक है, राइजोबियम है, बीजीए है, वैम है, सभी की बात अपने करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं
राइजोबियम के बारे में। ठीक है, अब देखिए राइजोबियम जो है वो क्या है, एक एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एरोबिक कंडीशन के अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, ये जो है एरोबिक है, ये किसके अंदर मिलता है, जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, जैसे चना वगैरह के अंदर। अब देखिए ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो अलग अलग पॉइंट लिखा रहा हूँ, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। एक तो पॉइंट ये हो गया कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है। एक इसका ओल्ड नेम पूछा जाता है, तो ओल्ड नेम इसका क्या है, बेसिलस रेडियोकोला। ठीक है, इसका पुराना नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, जेआरएफ वगैरह के अंदर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए राइजोबियम का पुराना नाम क्या है, बेसिलस रेडियोकोला। ठीक है, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो बिंजेरिक ने किया था। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था राइजोबियम को, तो बिंजेरिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइजोबियम को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद में अपने बात करें तो ये क्या एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, तो राइजोबियम को रखा था अपन ने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। एक तो इसका ओल्ड नेम पूछ लिया जाता है, एरोबिक या एनारोबिक, ये भी बिंजेरिक ने इसको डिस्कवर्ड किया था। सिम्बायोटिक ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अब देखिए इसकी ग्रोथ कैसे इफेक्ट हो सकती है। ये क्या एक एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब इसको क्या है, आप जब एनारोबिक कंडीशन मिल जाएगी तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। वो एनारोबिक कंडीशन का मतलब हो गया जहाँ पर वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है। ठीक है, जहाँ पर पानी की एक परत घूमती है, जैसे कि आपका पेडी फील्ड जो होता है वहाँ पर क्या होती है, वाटर लॉक्ड कंडीशन बन जाती है, वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन होती है, तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए राइजोबियम जो है उसकी 3 स्पीशीज है, सॉरी 4। ठीक है, राइजोबियम की 4 हैं, और जो ब्रेडी राइजोबियम है इसकी होती है 3। ठीक है, राइजोबियम की 4, ब्रेडी राइजोबियम की 3। इसकी तो चारों की बात करेंगे, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट होती है सोयाबीन वाली, उसकी बात करेंगे अपने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राइजोबियम की जो 4 स्पीशीज हैं उनकी। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम शो हो रहा है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि नोडुल्स बनी हुई है, गांठें बनी हुई है। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कि जो नोडुल फॉर्मेशन होती है वो वाले बैक्टीरिया, मतलब राइजोबियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से नजर आ रहा है पिंक कलर की नोडुल, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये पिंक कलर की नोडुल बन रही है, मतलब बैक्टीरिया क्या है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो ये होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या होते हैं, रूट के अंदर नोडुल बनाकर उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अब अपने राइजोबियम की 4 स्पीशीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, राइजोबियम की अभी मैंने आपको बताया था कितनी स्पीशीज पढ़ेंगे अपने, 4, और जो ब्रेडी राइजोबियम होता है उसकी 3 स्पीशीज होती है, उनमें से एक ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी, जो आपकी सोयाबीन के अंदर होती है। तो राइजोबियम की 4 स्पीशीज कौन कौन सी है, एक तो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसिरम, ठीक है, एक है राइजोबियम ट्राइफोलाई, एक है राइजोबियम फेजियोली, एक है राइजोबियम मेलिलोटी। ठीक है, ये 4 राइजोबियम की स्पीशीज हैं। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो है वो किसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई किस में करता है, फेजियोली किस में करता है, और मेलिलोटी जो है वो किसके अंदर करता है। अब जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है इसको पी ग्रुप का जो है राइजोबियम बैक्टीरिया माना जाता है। तो याद रख लेना, एक तो ये पी के अंदर करता है और एक लेंटिल मसूर के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम ट्राइफोलाई की बात करेंगे तो ये करेगा बरसीम के अंदर। ठीक है, बरसीम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, राइजोबियम ट्राइफोलाई करता है।
राइजोबियम फेजियोली, फेजियोली से याद रखना आपको, फेजियोलस किसका साइंटिफिक नेम होता है, राजमा का होता है। तो राजमा के अंदर कौन करता है, राइजोबियम फेजियोली। उसके बाद में आता है राइजोबियम मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी किसके अंदर करता है आपका, एक तो हो गया लुसर्न यानी रिज का, और एक हो गया आपका फेनुग्रीक यानी मेथी। ठीक है, तो ये आपको नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। जो ब्रेडी राइजोबियम है, ब्रेडी राइजोबियम, जो ब्रेडी राइजोबियम है इसके अंदर आपको एक ही याद रखना है, राइजोबियम जेपोनिकम। ठीक है, राइजोबियम जेपोनिकम। अब राइजोबियम जेपोनिकम किसके अंदर वर्क करता है, तो ये करता है सोयाबीन के अंदर। ठीक है, राइजोबियम जो जेपोनिकम है ये सोयाबीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो एक बार इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, जो राइजोबियम है इसकी 4 स्पीसीज है, और ब्रेडी राइजोबियम जो है इसकी 3 स्पीसीज होती है। उनमें से एक ही इंपॉर्टेंट है सोयाबीन वाली राइजोबियम जेपोनिकम, एक होती है राइजोबियम लुपिन जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो लुपिन के अंदर यूज होती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये जो है स्पीसीज है। तो आपसे एग्जाम के अंदर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको एक बार नोट कीजिए। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना कि आपसे पूछा जा सकता है कि लुसर्न के अंदर कौन सा राइजोबियम स्पीसीज यूज की जाती है, तो राइजोबियम मेलिलोटी। राजमा में कौन सी होती है, तो राइजोबियम फेजियोली। बरसीम में ट्राइफोलाई। पी या लेंटिल के अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम। ब्रेडी राइजोबियम की कौन सी है सोयाबीन के अंदर, तो राइजोबियम जेपोनिकम। यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, नोट के अंदर आपको 2 नोट लिखने हैं। ठीक है, पहला नोट लिखना है आपको कि जो राइजोबियम जेपोनिकम है उसका यूज भी सोयाबीन के अंदर होता है। एक स्पीसीज और होती है राइजोबियम फ्रेडी, इसका यूज भी जो है सोयाबीन के अंदर होता है। तो आपसे कल को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राइजोबियम फ्रेडी का यूज कौन सी क्रॉप के अंदर करते हैं, तो किस में करते हैं, अपने सोयाबीन क्रॉप के अंदर करते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक और पॉइंट लिखना है कि जितने भी लेग्यूम क्रॉप है वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। उनके अंदर ये जो है बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है वो सारी की सारी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। लेकिन एक आधा तो अपवाद होता ही है, चाहे वो किसी के अंदर देख लीजिए, है ना, कहीं पर देख लीजिए अपवाद तो होना ही है। तो यहाँ पर अपवाद कौन है, तो यहाँ पर अपवाद है आपका राजमा। राजमा जो है इसको जो है नाइट्रोजन सीरियल क्रॉप्स की तरह ही देनी पड़ती है, वही 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, तो याद रख लेना राजमा को है सीरियल क्रॉप्स की तरह नाइट्रोजन दी जाती है, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। इसके बाद में अपने बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट अपना है एजोला। राइजोबियम के बाद किसकी बारी आती है भाई, एजोला की बारी आती है। ठीक है, अब आपको दिखाएंगे एजोला कैसे होती है, लेकिन उससे पहले लिंक डाल लेते हैं अपने। ठीक है, एजोला के अंदर याद रखना आपको एक तो इसकी स्पीसीज कितनी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है कितनी रहती है, कितने एरिया के अंदर कितनी क्या चाहिए अपने को, एप्लीकेशन जो रेट होती है। ठीक है, एजोला। ठीक है, एजोला की बात करने जा रहे हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक एजोला है, ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक फ्लोटिंग फर्न होती है। ठीक है, इसको अपने फ्री वाटर फ्लोटिंग फर्न भी बोल सकते हैं, मतलब पानी के ऊपर क्या होती है, तैरती रहती है। फ्लोटिंग का मतलब क्या हो गया, तैरना। ठीक है, तो पानी के ऊपर तैरती रहती है। डायग्राम में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी नोडूल नहीं बन रही है, इसलिए इसको अपने विदाउट नोडूल वाले के अंदर रखा था। ठीक है, अब देखिए एजोला की बात करते हैं, तो ये किसके अंदर यूज होती है, तो ये होती है पैडी क्रॉप के अंदर यूज। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज है इसका पैडी क्रॉप के अंदर किया जाता है। सेकेंड इसके अंदर पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या है कि फ्री फ्लोटिंग फर्न होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक इसकी स्पीशीज होती है एजोला पिनाटा।
ठीक है। एजोला पिनाटा एक एजोला की स्पीसीज है जो ज़्यादातर इंडिया के अंदर यूज होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एजोला की कौन सी स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती है, तो वो कौन सी है? एजोला पिनाटा है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन कितना करती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है 30 to 40 kg पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर 30 से 40 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। एप्लीकेशन रेट की बात करूं, ठीक है, एप्लीकेशन रेट की बात करूं तो एप्लीकेशन रेट इसकी रखी जाती है 0.5 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके अंदर 5 पॉइंट थे। एक तो पैडी क्रॉप के अंदर यूज होती है और फ्लोटिंग फर्न होती है। एजोला पिनाटा इसकी जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली स्पीसीज है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 30 से 40 kg, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। एप्लीकेशन रेट भी पूछी जाती है आधा kg, ठीक है, 0.5 का मतलब हो गया आधा kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपने एजोला। एजोला के बाद में आएगा आपका BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। उससे पहले बात करने से पहले AFO एस्पिरेंट्स के लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अगले कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब 2 या 3 दिन के बाद, मैं एक ऐसी क्लास लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर 2-3 सालों के अंदर जो भी AFO के अंदर सोयल साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करना इस क्लास के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा ताकि हर एक स्टूडेंट्स के सोयल साइंस के क्वेश्चन जो है 5 to 6 जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे सही होने चाहिए, ठीक है। तो 2-3 दिनों के अंदर मेरी इसी प्लेटफॉर्म पे एक क्लास आ रही है, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज की, जिसके अंदर मैं आपको सोयल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा जो AFO के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट करना इस क्लास के लिए, ठीक है। तो अपने बात करने जा रहे हैं आगे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसका यूज भी कहाँ होता है? पैडी क्रॉप के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसका आप डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम है, आपने बहुत सारी जगह ऐसी देखी होगी सिचुएशन, ठीक है, अपने जिसको बोलते हैं कि कमोदरी जमी हुई है, अपने आम भाषा में यही बोलते हैं ना, ठीक है। नहरों के अंदर भी देखी होगी आपने, ठीक है, जहाँ पानी खड़ा है वहाँ पर भी देखी होगी कमोदरी सी जमी हुई दिखाई देती है। तो ये क्या होती है? एक एल्गी होती है, ठीक है, जिसको अपने BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका नाम पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो BGA को बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ना कि एजोला को, ठीक है। पैडी के अंदर यूज होती है। ये जो है उससे कम नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। कितना करती है? तो ये याद रखना 20 से 30 kg जो है पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। वो कितना कर रही थी? वो लगभग कर रही थी 30 से 40 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन पर हेक्टेयर। लेकिन वहीं पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये 20 से 30 kg नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड इसके अंदर पॉइंट आप क्या याद रख सकते हो? थर्ड इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन रेट जो 10 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। ये क्या है? इसकी एप्लीकेशन रेट है, AR है, ठीक है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, इसकी एप्लीकेशन रेट कितनी होती है? 10 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद में यदि इसकी स्पीसीज की बात करूं तो एनाबिना एंड नोस्टॉक, ये 2 स्पीसीज है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। तो एजोला थी उसकी तो पिनाटा थी, और ब्लू ग्रीन एल्गी की होती है एनाबिना और नोस्टॉक, ठीक है। तो ये थी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं वेम के बारे में, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। वेम, वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। हालांकि क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी है, लेकिन फिर भी अपने इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि अपनी एक ही क्लास के अंदर सारा मैटर कवर हो जाए, अपने को दूसरी क्लास न लेनी पड़े इसके लिए, ठीक है। तो वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा एक क्या होती है? फंगस होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वेम होता है ये क्या होता है? फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। अभी अपनों ने क्लासिफिकेशन में देखा था, ठीक है। तो एम से आप रख सकते हो कि ये क्या होता है? मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है,
ठीक है। तो वेम बैक्टीरिया क्या फंगस होती है, तो वेम पहले तो याद रखना है कि फंगस है, ठीक है, वेस्कुलर अर्बस्कुलस माइकोराइजा, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है कि ये क्या होते हैं, ओब्लिगेट होती है, ठीक है, ओब्लिगेट होती है। ओब्लिगेट का मतलब ये समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक ही जो है बंदे से रिलेशन रख सकती है, अपनी भाषा में समझे, ठीक है। ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो है एक ही चीज़ पे जो है, मतलब ये सिर्फ फास्फोरस जो होता है, ठीक है, उसी के लिए काम करता है, ठीक है। तो ओब्लिगेट का आप को मैं साधारण भाषा में बताऊं तो एक होता है ओब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट होता है जो लिविंग सेल पे वर्क करता है, ठीक है, उसके अलावा वो और किसी पे काम नहीं करेगा, सिर्फ उसे लिविंग चीज़ें मिलेगी तो ही वो है उसको खाएगा, ठीक है। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, जो जीवित और अजीवित दोनों पे ही जो है अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो ओब्लिगेट जो जीवित पे करते हैं, फैकल्टेटिव जो जीवित और मृत दोनों पे जो है अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक फंगस है, ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है, वेम वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है। तो ये इसके 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। तो वेम क्या होता है आपका, एंडोमाइकोराइजा होता है, ठीक है। तो जो माइकोराइजा है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास जो है ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बनाई है मैंने। तो माइकोराइजा है ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके एंडो माइकोराइजा, एक होते हैं आपके एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। एंडोमाइकोराइजा के अंदर आपका क्या एग्जाम्पल आ जाएगा भाई, एक तो आपका है वेम, ठीक है। तो एंडो के अंदर आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेम क्या है, एंडोमाइकोराइजा है या एक्टोमाइकोराइजा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेम वेस्कुलर अर्बस्कुलस माइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा की बात करें तो एक होता है अमेंटस, ठीक है, अमेंटस इसका एग्जाम्पल है, और एक होता है बोलेटस, ठीक है। तो अमेंटस और बोलेटस इसके एग्जाम्पल है एक्टोमाइकोराइजा के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एंडोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है वेम और एक्टोमाइकोराइजा का एग्जाम्पल है अमेंटस और बोलेटस। यदि वेम है, ये इसकी ग्रोथ यदि सोइल के अंदर जाता है तो किसकी अवेबिलिटी बढ़ेगी, फास्फोरस और जिंक की, ये भी आपको याद रखना है, वेम से फास्फोरस और जिंक की अवेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये अपना बायो फर्टिलाइजर का एक टॉपिक था जिसको अपनों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है विद इसका क्लासिफिकेशन। हाँ, एक टेबल और बना लीजिए लास्ट के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका एजोटोबैक्टर, ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। एजोटोबैक्टर जो किसके अंदर, वीट और वीट के अंदर यूज होती है, पैडी के अंदर, बार्ले के अंदर, ठीक है, और मेज के अंदर। एजोटोबैक्टर का यूज किसके अंदर होता है, वीट, बार्ले, मेज के अंदर। एक होता है एजोस्पाइरिलम, ठीक है, एजोस्पाइरिलम को आप एस से याद रख सकते हो, किसके अंदर यूज होता है, तो सोरगम के अंदर यूज होता है, ठीक है, सोरगम और ग्रासेस के अंदर। इसके अलावा एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, एक होता है एसिटोबैक्टर जो सबसे ज्यादा याद रखना आपको, ठीक है, एग्जाम के अंदर ये तो अपने को याद रह जाते हैं एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, लेकिन एग्जाम के अंदर अपने को याद नहीं रहता एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर का सबसे ज़्यादा यूज होता है शुगर केन के अंदर। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि शुगर केन के अंदर कौन से बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है,
तो एसिटोबैक्टर का यूज किया जाता है। और जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम का यूज किया जाता है अपने लेग्यूम क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ये अपना बायो फर्टिलाइजर का लेक्चर था। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर शेयर करना, और जो 1-2 दिनों के अंदर हालांकि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि कब मैं जो है क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, जो भी AFO के एस्पिरेंट्स हैं जिनका प्री के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहने वाली है। ठीक है, बेस्ट क्लास रहेगी। पिछले 4-5 साल के अंदर जो भी AFO के अंदर सोशल साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं करवाऊंगा। ठीक है, और आप यदि प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।